quantitative analysis of electrolysis. क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और मैंने ये आपको बताया था कि इस पर जो वर्क था बेसिकली वो क्या हम लोग पढ़ते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसे हम दो फॉर्म में यहां देखते हैं। क्या देखिए, रटना नहीं, बिल्कुल समझिए इसको। फर्स्ट, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, कैसे हम लोग चीजों को सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, वो सारी चीजें कल हमने डिस्कस किया था। आज हमें उसी क्वांटिटेटिव बेसिस पर उसको डिस्कस करना है कि कितने अमाउंट की करंट हम उसमें डालते हैं, कितने एम्पियर की, कितने समय तक डालते हैं, तो कितना अमाउंट हमारा डिस्चार्ज होगा या डिपॉजिट होगा, और हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें आज हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करनी है यहाँ पर। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ आपका जो है क्या कहता है। अगर फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ते हैं, नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसमें आपका सीधा सीधा ये कहता है क्या कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट्स या डिपॉजिटेड, आप डिपॉजिट कह सकते हो, डिपॉजिट और डिस्चार्ज एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड is directly related to charge, या आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सीधा सीधा फर्स्ट लॉ यही कहता है। देखो कितना बिल्कुल क्लियर है कि आपका जो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिस्चार्ज होगा या जो डिपॉजिट होगा, वो डायरेक्ट रिलेटेड होता है किसके, उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो आपने चार्ज पास किया है। इसका मतलब जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा अमाउंट हमारा डिस्चार्ज होगा या उस पर डिपॉजिट होगा। यानी हम अगर सिंपली इसको लिखना चाहें तो बहुत ही आसान चीज है। देखो आप कह सकते हो क्या, दैट मीन जो हमारा एम है, एम क्या है, अमाउंट, वो डायरेक्ट रिलेटेड होगा किसके, चार्ज पास। यानी फर्स्ट लॉ हमारा सीधा सीधा यही है कि एम किसमें, ग्राम में, यानी कितने ग्राम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो काउंटर पार्ट है वो डिपॉजिट हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, उसका कितना अमाउंट ग्राम में है, वो डायरेक्ट रिलेटेड होगा कि उसमें चार्ज कितना पास किया। क्लियर। यानी यहां पर अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूं तो एम आपका ग्राम में है, डिपॉजिट या डिस्चार्ज। यहां मैंने कहा कि यहां आप लगा दो जेड, और जो चार्ज है उसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करो। क्लियर। यानी जेड इंटू क्यू। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि हमारा ये जो डिस्कस हो रहा है कि एम इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जेड क्या है,
आप बोलेंगे कि आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, किसी जेड को। यानी देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात की जा रही है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या डिस्चार्ज होने वाले सब्सटेंस का अमाउंट ग्राम में क्या होगा, वो हमारा जेड इंटू क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। अब यहां से देखो ध्यान से कि अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूं तो यहां आप लिख सकते हो क्या, वी नो दैट जो चार्ज होता है क्यू उसे आप कहते हो आई इंटू टी, ऐसे कहते हो आई इंटू टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई है वो आपका क्या है, करंट इन एम्पियर, और जो टी है वो है टाइम इन सेकेंड। तो अब अगर क्यू के स्थान पे हम इसको रख दें तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट मीन वी कैन राइट एज एम जो डिपॉजिट हो रहा है वो हमारा क्या होगा, जेड इंटू क्या, आई इंटू टी। ये हमारा यहां से हो जाएगा। क्लियर। जेड आई टी। अब जो है जेड हमारा, अगर मैं इसकी वैल्यू पा जाऊं तो आई आपके एम्पियर में करंट को बताएगा, वो कितने एम्पियर की करंट कितने सेकंड के लिए मैंने पास किया। बताओ इसमें जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या डिस्चार्ज होगा उसका अमाउंट ग्राम में क्या होगा। तो फर्स्ट लॉ आपका यही है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि यहां पर हम क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। ठीक है, उतारिए कॉपी करिए फटाफट इसको। इसके बाद देखो यहां पर जो है हम लोग बात करेंगे क्या कि जो जेड है इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा। जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप। हम्म, देखो देखो जैसे अगर यहां पर मैं बात करूं क्या, आप यहां पर लिख लो वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, देखो यहां पर आप ध्यान से देखो कि इफ दी पाथ वन इक्विवेलेंट चार्ज थ्रू solution, then substance deposit or discharge also will be one equivalent। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन से एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करूं, कितना पास करूं, एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करूं, तो जो डिपॉजिट होगा हमारा वो कितना होगा, एक इक्विवेलेंट ही होगा। यानी डिपॉजिट होने का वाले का एक इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, उसका इक्विवेलेंट मास। जैसे आप कहते हो एक मोल, तो एक मोल कोई सब्सटेंस हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास। ये होता है। तो अब जरा ध्यान से देखो, एक इक्विवेलेंट वन इक्विवेलेंट चार्ज का क्या मतलब होता है। हम लोग यहां कह सकते हैं कि वन इक्विवेलेंट जो चार्ज है वो हमारे एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा।
ठीक है, देखो 1 इक्विवेलेंट चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो इक्विवेलेंट मास होगा वो उसका मोलर मास ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बैलेंसिंग फैक्टर कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, एक मोल में कितने नंबर होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू क्या करेंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 19 कूलम। तो ये जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे इसका, तो ये आपका आएगा 96,500 कूलम। क्लियर? यानी 96,500। क्लियर? अब जरा जो फर्स्ट लॉ अभी हमने यहां पर बात किया था, वहां पर आप बात करो आई इंटू टी का मतलब क्या होता है, चार्ज, और चार्ज मैंने कितना पास किया है 1 इक्विवेलेंट। तो डिपॉजिट या डिस्चार्ज भी कितना होगा 1 इक्विवेलेंट। दिस इज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आपको रेडॉक्स में समझाया था कि 1 इक्विवेलेंट ऑलवेज रिएक्ट आर प्रोड्यूस 1 इक्विवेलेंट। इतनी बात समझ आती है? इक्विवेलेंट रूल जो सिखाया था उसमें यही मैंने बताया था कि किसी भी रिएक्शन में एक इक्विवेलेंट जो रिएक्टेंट होगा वो एक इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा और फिर एक ही इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं यहां पर इसको रिप्लेस कर दूं तो जो एम है वो हमारा क्या हो सकता है, बोलो। जो एम है, देखिए वी कैन राइट अगेन एज, देखो 1 इक्विवेलेंट का मतलब ईएम, इक्विवेलेंट मास, डिपॉजिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जेड इनटू क्या, चार्ज कितना 1 इक्विवेलेंट, और 1 इक्विवेलेंट कितना था आपका 97,500, और ये इक्विवेलेंट किसका है 1 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जेड इनटू दिस 1, आप लगा दो। ये इक्विवेलेंट मास किसका है, हमारे डिपॉजिट या डिस्चार्ज होने वाले का। तो मैंने इसको ई से सिंपली लिख दिया। क्लियर? तो ई इक्वल्स टू जेड इंटू कितना 96,500। क्लियर? तो अब जेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ए इंटू बोलो, सॉरी, क्या यही हो जाएगा, यानी जो डिपॉजिट हो रहा है या जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका इक्विवेलेंट मास अपान क्या 96,500। तो डिपॉजिट या डिस्चार्ज होने वाले का इक्विवेलेंट मास तो फिक्स होगा और ये वैल्यू भी फिक्स होगी। इसका मतलब जेड हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जो हमारा यहां पर हम लोग लिखते थे, देखो वैल्यू ऑफ जेड आपको मिल गया। अब इसको हम कैसे कर सकते, देखो देखो हमने कहा था क्या, वी नो, अभी आपने कहा था एम ग्राम इक्वल्स टू क्या था, बोलो, जेड इंटू आई इंटू टी। तो अभी आपने जेड की वैल्यू यहां पर निकाल लिया है। क्या निकाला है, ई इंटू आई इंटू टी अपान क्या 96,500। क्लियर? यानी ई आई टी अपान 96,500 हो गया हमारा। कोई दिक्कत किसी को? अब जरा यहां पर ध्यान से देखो कि अगर मैं इक्विवेलेंट मास को यहां से फिर से देखना चाहें तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास जो होता था वो उसका क्या होता था, याद करो, फार्मूला मास और अपान उसका क्या बैलेंसी
फैक्टर, कहीं कुछ नहीं रखना है। तो m जो होगा हमारा वो आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला मास इंटू आई इंटू टी अपान क्या हो जाएगा उसका, बैलेंसी फैक्टर इंटू क्या हो गया 96,500। कोई दिक्कत किसी को? अब जरा जो यहां पर फार्मूला मास है उस सब्सटेंस का, उसको आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, m ग्राम में अपान उसका क्या फार्मूला मास इक्वल्स टू आई इंटू टी अपान उसका बैलेंसी फैक्टर इंटू 96 क्या ये कुछ कहता है? किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट ग्राम में है, डिपॉजिट या डिस्चार्ज, अगर उसके फार्मूला, अगर उसको फार्मूला मास से डिवीजन करोगे तो उसका क्या आ जाएगा, मोल नहीं आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या तुमको मिल गया, ये हो गया मोल, यानी आप कह सकते हो एन क्या इक्वल्स टू डिपॉजिट या डिस्चार्ज, एन इक्वल्स टू क्या आई इंटू टी अपान उसका बैलेंसी फैक्टर इंटू क्या, इस तरह से आपका जो मोल डिपॉजिट होगा या अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन ये है कि आपको बैलेंसी फैक्टर आना चाहिए। हमने आपको जब रिडक्स पढ़ाया था तो हमने कहा नहीं था कि बैलेंसी फैक्टर बड़े काम की, अगर बैलेंसी फैक्टर आपको नहीं आता है तो फिर आप इलेक्ट्रोलाइसिस में जो बात करने वाले हो वो नहीं, सवाल नहीं हो पाएगा, यानी जो न्यूमेरिकल पूछता है डायरेक्ट वो नहीं आएगा। हमने मास को भी कोरिलेट कर दिया, मैंने मोल को भी कोरिलेट कर दिया, मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट को भी लगा दिया। अब देखो क्या इक्विवेलेंट कहीं आया है क्या, नहीं, यहाँ सीधा मोल आ गया, यानी ग्राम में डिपॉजिट हो रहा था तो Z इंटू आई इंटू टी था, और अगर मोल में हम लोग लेना चाहते हैं तो आई टी अपान बैलेंसी फैक्टर इंटू 96500। सिर्फ रिएक्शन आप देखो और उसमें बैलेंसी फैक्टर पता करो, फटाफट आंसर आप करते हुए चले जाओ। अब जैसे देखो यहां पर क्वेश्चन ये है कि बैलेंसी फैक्टर हम किसी भी रिएक्शन में कैसे जानेंगे। देखिए बैलेंसी फैक्टर क्या होता है, अगर हम लोग बैलेंसी फैक्टर की बात करते हैं तो आप सीधा सीधा कुछ मत करो, जैसे कोई सा भी रिएक्शन दिया गया है, मान लो 3A 2B प्लस C गिव्स आउट आपका D प्लस 2E और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। मान लो ये कोई बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है और आपसे कह रहा है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन दिख रहा है, आपको हर किसी का बैलेंसी फैक्टर निकालना है, हर किसी का बैलेंसी फैक्टर निकालना है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बैलेंसी फैक्टर जो हमारा होता है वो क्या होता है, आपका नंबर ऑफ, यानी आप कह सकते हो जो भी आया, जब नंबर ही लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवॉल्व और अपान क्या, स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बस कुछ नहीं करना है आपको। जैसे ये सवाल था और आपका ये फार्मूला मैंने आपको बताया कि यही यूज होगा। आप देखो अगर क्वेश्चन इसमें करना हो आपको तो मैंने कहा बैलेंसी फैक्टर ए, बैलेंसी फैक्टर ऑफ ए इन रिस्पेक्ट, तो आपने साथ कहा कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, क्या 4/3। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 4 मोल, और यहां पर इसका स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्टैंडर्ड मोल 3 है, तो 4 को 3 से आपने डिवीजन कर दिया, क्या आ गया इसका बैलेंसी फैक्टर आ गया। अब इसी तरीके से आपने कहा कि भाई देखो बैलेंसी फैक्टर ऑफ बी, हमने कहा कुछ मत करो, यहां देखो क्या है 4/2 यानी 2, आपको बोला गया कि बैलेंसी फैक्टर ऑफ सी, तो आपने कहा 4/1, फिर आपको बोला गया कि बैलेंसी फैक्टर ऑफ डी, आपने कहा 4/1, फिर हमने कहा बैलेंसी फैक्टर ऑफ ई,
तो आपने कहा 4/2, फिर मैंने कहा बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ, और किस कोई तो है। तो इस तरीके से कहीं पर भी बैलेंसिंग फैक्टर आपको निकालना हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई डाउट किसी को? चलो फटाफट, क्योंकि न्यूमेरिकल में अक्सर बैलेंसिंग फैक्टर ही फंसाता है आपका। जैसे एक रिएक्शन में लिख रहा हूं 4OH माइनस गिव्स आउट 2H2O और प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आपको इसमें इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका बैलेंसिंग फैक्टर बताना है। तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, यानी 4/4 यानी 1। कोई दिक्कत? आपको अगर H2O का बैलेंसिंग फैक्टर इस रिएक्शन में निकालना हो तो आप क्या करोगे? तो आ गया। अगर आपको कह दिया जाए कि बैलेंसिंग फैक्टर ऑक्सीजन का क्या होगा तो आप क्या बताओगे? 4 हो जाएगा। क्या कहीं आप फंस रहे हो? बोलो, नहीं फंस रहे हो। इसी तरीके से मान लिया जाए कि आपसे कह दिया जाए कि H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 1/2 H2, ये रिएक्शन हुआ है मान। ठीक, आपसे कहा जाए कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा, तो आप बोलेंगे साहब इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1/1/2 यानी 2 हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत आ रही किसी को क्या? बैलेंसिंग फैक्टर में कोई टेंशन? क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर ही अक्सर क्वेश्चन में आपका क्या कर देता है, फंसा देता है। और किसी आयन का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, उस पर रिप्रेजेंट होने वाला चार्ज, वो उसका क्या हो जाता है, बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा। कर लिया? अब जरा एक क्वेश्चन लो आप, देखो, देखिए, कैलकुलेट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ substance deposited or discharged, deposited or discharged at different electrodes if आप लिख लें 96.5, 96.5 इजी बना दे रहे हैं आपके लिए, एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1000 सेकेंड through the melt of 1 m NaCl, ठीक है, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हमने मेल्ट की बात की है, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी पीटी इलेक्ट्रोड लेते हैं जो इनर्ट रहे, उसका रिएक्शन ना हो। कैसे सॉल्व करोगे उसको? करंट कितने एम्पियर की है? 96.5 एम्पियर की। टाइम कितना मैंने लिया? 1000 सेकेंड। ठीक है, आपको बताना है कि 1 m
जो मेल्ट है हमारा NaCl का, अगर उससे ये पास करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोड पर क्या अमाउंट डिपॉजिट होगा या डिस्चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। जहां 1m है, अगर आप सोल्यूशन से कंफ्यूज हो रहे हो तो 1 मोल करते हैं, ठीक है। क्योंकि नहीं सोचोगे सोल्यूशन तो है नहीं, मोलरिटी कहां से ला रहे हैं, 1 मोल NaCl करते हैं, जो मेल्ट है वो 1 मोल है उसका, ठीक। आप ध्यान से देखो, आप क्या करते हो, आपने कहा ये हमारी सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बड़का डंडा छोटका डंडा, प्लस और माइनस। हमने इसमें क्या भर रखा था, हमने इसमें क्या भर रखा है, NaCl, क्या इसका मेल्ट, कितना, 1 मोल। बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझो, आप यहां पर जब आपने 1 मोल NaCl का लिया, अब करंट इसमें जब आपने पास किया तो आपने कहा करंट इसमें मैं पास कर रहा हूं 96.5 एम्पियर की, और टाइम जो ले रहा हूं वो हमारा 1000 सेकेंड है। आपसे कहा जा रहा है कि एनोड और कैथोड पर क्या क्या कहानी होने वाली है। तो आपने कहा कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो जो रिएक्शन प्रोडक्ट होगा हमारा, वो अगर हम देखें तो एनोड की अगर हम बात करेंगे, एनोड, तो एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला जाएगा, कौन जाएगा, Cl माइनस। और Cl माइनस अगर गया तो ये चेंज किस में होगा, हाफ Cl2 में। क्या हुआ इसका, एक चार्ज इधर था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिया, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। यानी हमारे मेल्ट से Cl माइनस आयन निकल करके कहां जाएंगे, हमारे एनोड पर, और वहां पर हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया। हमने कहा भाई इसका जरा बैलेंसिंग फैक्टर आप चेक करो, किसका, जो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज कौन हो रहा, आया कौन, दिस, कन्वर्ट किसमें हुआ, इसमें Cl2 गैस। तो अगर इसके बैलेंसिंग फैक्टर की हम लोग बात करते हैं तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि साहब इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, तो आपने कहा कुछ नहीं, सीधा 1/1/2, यानी बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 2। बात क्लियर हो गई, यानी बैलेंसिंग फैक्टर हमारा 2 हो गया। अब हमने कहा ये एनोड पर अगर आया है तो एनोड पर कितना अमाउंट इसका होगा, हम उस पर चले जाएं। तो हमने कहा इसका जो मोल होगा, मोल यानी NCl2, यानी जो मोल है हमारे क्लोरीन गैस का, जो एनोड से लेफ्ट कर रही है, बाहर जा रही है, वो कैसे आएगा। आपने कहा साहब आपने बोला था कि IT अपान इसका क्या, और इनटू क्या, यही आपने बोला था। हमने कहा बिल्कुल बोला है, आप फार्मूला अप्लाई करो। तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, NCl2 इक्वल्स टू, आई कितना बताया मैंने, 98.5, समय कितना लिया 1000 का, और बैलेंसिंग फैक्टर इसका कितना सिखाया आपको, 2, और यहां पर क्या हो गया 96,500। तो देखो इसको 1000 से गुणा करोगे तो 96,500 बन जाएगा, मैंने सुविधा के लिए आपकी किया। तो इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा 1/2, यानी आधा मोल, यानी 0.5 मोल हमारा क्लोरीन गैस यहाँ पर क्या हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी। अब अगर ये 0.5 मोल है तो अगर मैं इसका मास पता करना चाहूं, मास Cl2, तो आप जानते हैं कि मोल को उसके फार्मूला मास से गुणा कर दो, क्या जाता है, मास आ जाएगा। क्योंकि मास अपान फार्मूला मास इक्वल टू मोल, तो मोल इंटू फार्मूला मास इक्वल टू क्या, मास। तो ये मोल कितना है इसका 0.5, और Cl2 का फार्मूला मास कितना होगा 71। क्यों, क्योंकि एक Cl का होता है 35.5, तो आपने यहाँ 2 Cl है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब अगेन ये कितना हो गया,
31.5 ग्राम। यानी हमारी जो क्लोरीन गैस इस कंडीशन में लिबरेट होने वाली है, कहां से, एनोड से, वो कितनी हो जाएगी, 35.5 ग्राम। आपको यहां तक क्वेश्चन वो करवा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे एनोड की कहानी तो हो गई, हम कैथोड पर देखें क्या स्थिति बन रही है हमारी। हाँ जी, हाँ वही वही 35.5, छोटी छोटी बातें हो जाएगी। आप देखो दूसरी तरफ हमने क्या बोला कि यहां पर क्या करेंगे आप, आपने कहा कि एनोड हो गया, कैथोड की बात कर लो। कैथोड, यहां कौन आया होगा, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। इसकी तरफ कौन दौड़ के आया होगा, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव बोले तो ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा और सोडियम में क्या हो गया होगा, कन्वर्ट, डिपॉजिट। यानी यहां क्या हुआ है, बोलो, रिडक्शन हुआ है। आपने कहा साहब इसका जो डिपॉजिट हुआ है इसके मोल पता करना है, एन सोडियम, ये आप पता करो, फिर अमाउंट पता कर लेना। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे क्या कि भाई इसका बैलेंसिंग फैक्टर बता दो आप, क्योंकि जब तक इसका बैलेंसिंग फैक्टर नहीं पाओगे तब तक इस पर जा ही नहीं सकते आप। तो आपने कहा इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 1/1, यानी बैलेंसिंग फैक्टर तो 1 है। क्लियर, तो मैंने कहा फिर कोई दिक्कत नहीं, एन सोडियम क्या आएगा, वही IT अपॉन इंटू 96,500। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/1। कैसे, करके देख लो। IT कितना है, 9, ये हो गया इंटू 1000 अपॉन क्या, 500, और इंटू 1 कर लो, ये हो गया। और इसको हटाओगे तो ये दशमलव हो जाएगा। इसका मतलब 1/1, इसका मतलब 1 मोल। यानी सोडियम कितना डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है। और अगर इसका 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है तो मास ऑफ है नहीं, फार्मूला मास इंटू इसका नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल अभी कितना निकाले आप, 1, फार्मूला मास 23 होता है इसका, यानी कई ग्राम, 23 ग्राम। क्लियर, कोई डाउट। कहां पे, हाँ, ये 1/2, 1/2 को जो दशमलव बदलोगे, 0.5 होगा। अरे भाई, इसको 1/2 को जब उसमें चेंज करोगे, 1 को 2 से भाग करो, हाँ, तो 0.5। देखो हम लोग बायोलॉजी वाले हैं ना, ब्रेन हमारा काम नहीं करता कभी कभी है। ये तो छोटी क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि 1/4 को दशमलव में बदलो, 1/2 को दशमलव में बदलो। तो इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि जब आपने 1 मोल यहां पर लिया था तो NaCl का कई ग्राम रहा होगा, ये मास इसका कितना लिया होगा आपने, है? देखो कैसे, सोडियम का फार्मूला मास बताओ, क्लोरीन का कितना हो गया। आप बताओ यहां कुछ बचेगा अगर इस कंडीशन में आपने पास किया। मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बिफोर एंड आफ्टर बैलेंस होना चाहिए। तो मास आपका कितना था, 58.5 का। इसमें 23 वो था सोडियम, 23 सोडियम भाग गया कहा, 35.5 क्लोरीन था। इसका मतलब बक्सा खाली, बक्सा खाली। ठीक, तो आप अगर कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हो तो आप कहीं भी नहीं फंसोगे, बहुत इजी होता है कैलकुलेशन।
सैजल समझ में आ रहा भाई? प्रांजल? यस सर। इलेक्ट्रोलाइसिस तुम लोगों को शायद नहीं पढ़ाई होगा सर्वे। नो सर। हाँ, छोड़ दिए होंगे क्योंकि आपके बोर्ड से शायद हटा दिया गया है, सिलेबस से हटाया है, लेकिन हमें नहीं हटाना है क्योंकि कंपटीशन में आएगा। ठीक है। और यहां पर हमारी जो सेल है वो 100% इफिशियंट है, ध्यान दीजिए, 100% इफिशियंट है। यानी जो भी कुछ कर रहे हो पूरा 100% में कन्वर्ट कर देता है। और मान लो अभी सेल की इफिशियंसी इसने बता दिया 50% है, तब क्या हो जाएगा? तो जो भी कुछ था उसका आधा आधा चलेगा फिर। ठीक है। वैसे कभी आपको उलझाता नहीं सवाल में, वो ये देता ही नहीं। लेकिन अगर कह दिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस जिस सेल में आप करा रहे हो उस सेल की इफिशियंसी 50% है, तो अब बताइए कि जो हमारा अमाउंट डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा? वो फिर हाफ हो जाएगा, आधे से चलेगा, क्योंकि इफिशियंसी सेल की क्या है? 50%। जैसे अगर मेरी इफिशियंसी 100% है तो आज मैं टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा। अगर मेरी इफिशियंसी 50% है तो टॉपिक क्या होगा? आधा कंप्लीट होगा। वही यहां कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की इफिशियंसी 100% है तो प्रोडक्ट भी 100% में कन्वर्ट होगा, जो भी रूल से चलेगा। अगर इफिशियंसी सेल की कम हो गई तो डिपॉजिट या डिस्चार्ज जो होगा अमाउंट वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? यानी आपको यहां ध्यान रखना है क्या? देखिए, नोट करके, इफ efficiency of electrolytic cell is 100%, then the formula holds good as, आपने कहा n इक्वल्स टू IT बैलेंसिंग फैक्टर 96,500 इंटू दिस। दिस क्या है? एफिशिएंसी। होल्ड्स गुड यार, गुड गुड, यानी अच्छी तरह से लगेगा। अब जैसे देखो हमने कहा कि अगर 100% इफिशियंट है तो यहां पर जो है 100% के लिए जो नीटा होगा, इसको नीटा कहा जाता है, ये आपका क्या होगा? 1 होगा। नीटा, नेता नहीं, नीटा। ठीक। और अगर इफिशियंसी घटी, देखो हमने कहा इस तरह से, और अगर इफ सेल इज 50% इफिशियंट तो ये जो आएगा वो 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5। तो सारे कैलकुलेशन में जो एन आएगा IT अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर इंटू 96,500 इंटू 0.5 हो जाएगा। लेकिन आपको इफिशियंसी इसलिए ध्यान नहीं देनी होती है क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी भी वो सेल की इफिशियंसी बताता नहीं, और जब सेल की इफिशियंसी नहीं बताया है तो हम सेल को क्या मान के चलेंगे कि वो हमारी 100% इफिशियंट। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यही है आपका। दूसरा लॉ पढ़ लीजिए, काम खत्म हो इसका फटाफट। सेकंड लॉ, और कल मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि अगर रिएक्शन में सॉल्यूशन लिया है तो सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है कि कौन कैथोड पर ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कौन कैथोड पर आपका रिड्यूस होगा और कौन एनोड पर आपका ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि वहां कंपटीशन चलेगा आयनों के मध्य, और आयनों के मध्य कंपटीशन चलेगा तो आपको देखना है
कि एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा हो, ठीक है, यानी एसओपी वैल्यू क्या हो उसकी, हाई हो। और कौन सा आयन आपके कैथोड पर रिड्यूस होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, हाई हो। वही आप देख के चलेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से अगर आप करंट को पास करें तो आपके जो कैथोड पर क्लोरीन गैस बन रही थी, क्लोरीन गैस नहीं बनती, सॉरी, क्यों भाई, क्या बनती है? क्लोरीन गैस बनती है, क्योंकि आपका जानते हो क्या क्या गया है, पानी का H+ और पानी का OH-। OH- और Cl- ये दोनों कंपटीशन करती हैं, जिसमें जीतता है Cl-, और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, OH- छूट जाता है कहाँ, सोल्यूशन। और ऐसे ही Ne+ और H+ में जब कंपटीशन होता है तो जाते तो दोनों हैं खींच निपोर के कहाँ, एनोड पर के साथ चलते हैं, देखते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद रिएक्शन किसका होता है? जिसका पोटेंशियल अलाउ करेगा। जैसे परीक्षा में सभी लोग बैठेंगे, सफल कौन होगा? वही होगा जिसका पोटेंशियल अलाउ करेगा। अगर आपका पोटेंशियल कंपटीशन को क्रैक करने का माइनस में आ गया तो फिर आप कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाओगे। आपका पोटेंशियल हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि इंक्रीज योर पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियल को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे आप पोटेंशियल को? पढ़ाई करके, ठीक है। अगर रात में थरिया भात खा के सोए गए, सवेरे उठे हो हा हा करके, अब जो ऐसा करता होगा वो समझ रहा होगा, है? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता भाई, क्योंकि मैं किसी को जानता भी तो नहीं हूँ, मैं किसी के साथ रहता थोड़ी हूँ, ठीक है। तो थरिया भात जैसे हम ही लोग इलाहाबाद में जब थे, तैयारी करते थे, तो हमारा दो काम होता था। क्या? सुबह के टाइम दाल चावल चोखा, और शाम में क्या, रोटी और सब्जी। जैसे दिन में जब हम लोग एक काम होता था, सुबह उठे खटाखट खटाखट पानी आता था लिमिटेड टाइम के लिए, तो तुरंत उठ के तैयार हुए। उसके बाद सीटी मारना शुरू, सीटी मीन्स कुकर, एक कुकर भात, और दाल में जो है आलू डाल करके उसका चोखा बनाए। तब तक बच जाता था 11, नहा धो करके 11 बज गया, 12, फिर उसके बाद हुआ खाना खाने का समय हो गया है, ऐसे हम लोग सोचते थे खाना खाने का समय हो गया, निकाले हरिया भात खाए, चोखा खूब खाए, ठीक, मजा आता था, वो लाइफ अलग थी, पढ़ाई हो चाहे ना हो। उसके बाद खरियब खा करके, जब भैया भात खरियब खा ले वो, तो क्या आएगी, जम्हाई आएगी। तो उसके बाद बार जब 11 साढ़े 11 तक खा करके रेडी होते थे, तब उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद रूटीन था 12 बजे, फिर उसके बाद किताब लेते थे और लेट के पढ़ते थे, जैसे ये अपने आप को समझाने के लिए कि हमने पढ़ाई की है। किताब लिया ऐसे 2-4 लाइन इधर उधर रखना, उसके बाद बस शुरू खर खर, 12 से कितने बजे तक, 4 बजे तक। हाँ, ये रूटीन होता था। समय पास कैसे हो, क्योंकि घर से दूर थे, समय पास करना था ना। 4 घंटा सोए, अब 4 घंटा सोने के बाद शाम हो गई, उठे, सारे लॉज में लड़के सब 4 बजे उठ जाते सो करके। अब उसके बाद क्या होता था, 4 बजे के बाद थोड़ा सा हम लोग आंख सेकते थे अपनी छत पर, 4 से लेकर के 5 बजे तक आंख सेकाई होती थी। आंख सेकाई आप समझ रहे होंगे, आई टॉनिक, इधर उधर देखते थे, भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई थी उसका आनंद लेते थे। अब बच जाता था क्या, 6 बजे, 6 बजे साइकिल चली, हाँ, पहुंचे सब्जी वाली दुकान पे, खटाखट सब्जी खाइए, फिर लाए उसको छीले उले, फिर आटा गुथाई, फिर खाना बना, और खाना बना तो उसमें रोटी कितनी बनती थी, नाप के बनता था, ऐसे एक बित्ता रोटी बननी चाहिए। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक रोटी आनी चाहिए। अरे 2 लोग 3 लोग जैसे रहते थे, हम भी थे, बीके सर भी थे, सब लोग थे, तो एक बित्ता रोटी बनती थी ऊंचाई तक। उसके बाद फिर 8 बज गया, अब रोटी पर सबकी निगाह, बढ़िया बनी हुई सब्जी, बढ़िया बनी हुई, फिर खवाई हुई, और उसके बाद फिर 9 बज गया। 9 बजने के बाद अब कुछ देर गपशप हुआ थोड़ा सा पहले, कि जिससे ये पचे। अब रात में कोई दिखता तो था नहीं पंकज भाई, तो बस ऐसे टहल लेते थे हम लोग। उसके बाद क्या होता था, फिर खावा करके बिल्कुल फिर वैसे लेटे पढ़ाई के लिए, 10 मिनट जहां लेटे, उसके बाद निद्रा महारानी आएगी। निद्रा मीन्स वही जो साथ में होती है। उसका आराम से 9 बजे से सोते थे,
सुबह फिर 7 बजे उठते थे, फिर नहाया धोया, दाल भात चोखा। अब पढ़ाई कहाँ गई? कोचिंग पढ़ने का पैसा कहाँ होता था? सिर्फ पढ़ते, सेल्फ स्टडी। उस समय कोचिंग का दौर नहीं था हम लोगों के समझ में, और कोचिंग जो करता था वो हमारे से ज्यादा नंबर भी नहीं पाता था। घर लोगों की कहावतें थी, घर पे रह के पढ़ाई करोगे पढ़ाई हो पाएगी, तू काहे ना घर रह के पढ़ लियो, काहे फैजाबाद आ गए आप। हम लोगों के गार्जियन इतना सपोर्ट नहीं करते थे कि आपको पैसा दिया जाए कोचिंग करो। हम लोगों के समय उस समय 200 रुपए कोचिंग का था, कुछ नहीं पढ़ते थे यार, यही तो कहानी है। बस जब 3-4 साल बीत गया ऐसे करते करते, तो लगा ये तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी दाल भात चोखा और रोटी सब्जी में। फिर उसके बाद भगे कि साहब ये क्या हो रहा है, तो आई टॉनिक हो रही है, ये हो रहा है, बाकी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और हर महीने बप्पा को फोन करते थे, बप्पा पैसा भेजो, हमारे कैरियर का सवाल है। तो इधर से 1,500 रुपये चला जाता था। 1,500 रुपये में हम लोग महीने भर चलाते थे। 10 बाई 10 का कमरा, 10 कम, उससे भी छोटा था, उसे में किचन, उसे में पूरी दुनिया हम लोगों की चलती थी। लेकिन बाद में जब लगा 3-4 साल 5 साल वेस्ट हो गया, तो उसके बाद लगा यार ये क्या हो रहा है, तो दाल भात चोखा में जिंदगी चली जाएगी। फिर लगा नहीं पढ़ना चाहिए, ये गलत हो रहा है। तब इलाहाबाद छोड़ दिया, और इलाहाबाद जैसे छोड़े फिर दिमाग लगाना शुरू किया कैसे क्या किया जाए। फिर प्रोग्रेस हुई, क्योंकि जब तक आपको अंदर से नहीं आएगा कि यार मेरा नुकसान हो रहा है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। दुनिया बड़ी रंगीन है, आप नजारे देखते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे, समय ऐसे पास हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि आपको कॉम्पिटेंट बनना है। अगर कॉम्पिटेंट बनना है तो कंसेप्ट को बहुत क्लियर पढ़िए। हम लोग एमएससी कर लिए थे यार, ये सब नहीं आता था हमको। अब हम उस समय के टीचर को क्या कहें कि हमको क्या पढ़ाते थे वो, या हो सकता है हम दाल भात चोखे व्यस्त रहते थे, क्लास में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो यही चीजें होती है। इसीलिए कहा जाता है कि समय से हर चीज करिए, जो समय के साथ नहीं चलता है वो पीछे होता जाता है, केवल और केवल लाइफ दाल भात चोखा में निपट जाते हैं। मैं अपने आप को बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं मानता, क्योंकि मैं पढ़ाई से बहुत भागता था। मुझे सबसे बोरिंग काम लगता था पढ़ना। लेकिन हाँ, एक चीज था, भगवान ने ब्रेन बड़ा साथ दिया रखा था कि जैसे एग्जाम आते थे तो मैं केवल 4-6 दिन 10 दिन पढ़ता था, बस, इससे ज्यादा नहीं। और मेरिट के लिए कभी मोहताज नहीं रहे। जाते थे, लिखते थे, औरों से डिफरेंट लिखते थे, औरों से ज्यादा नंबर लाते थे। और इसीलिए हमें देख करके औरों की जिंदगी बर्बाद हुआ करती थी, क्योंकि वो तो देखते थे कि ये तो दाल भात चोखा इसमें मस्त है, पढ़ते ही नहीं है, वो भी नहीं पढ़ते थे। तो इलाहाबाद में एक होता था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, कि अपने साथ में जो आया है वो आगे न बढ़ने पाए। तो हम लोग उसको बताते थे, चलो यार संगम टहलाएं, संगम लगा है, कुंभ लगा है, वहां बड़ा अच्छा अच्छा देखने मिलेगा, चलो चलते। जाते थे, खूब अच्छा अच्छा देखते थे, किला घूमते थे, साइकिल चलती थी, इम्पैक्ट साइकिल थी उस समय जमाने में, भाई चलाते थे खबर खबर, यानी खूब मजे किए। लाइफ का जो 4-6 साल 8 साल का था वो हम लोगों ने खूब बर्बाद किया। बाप का पैसा बर्बाद किया, यहाँ पर हल चला के पिताजी पैसा भेजता करते थे, और उनको हर महीने बताया करते थे क्या कि कैरियर का सवाल है, पैसा भेजो। और गार्जियन, आप जानती हो गार्जियन क्या है? निरीह प्राणी। गार्जियन बच्चों का सबसे निरीह प्राणी है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करता है, कहीं भी लाके देता है, और बच्चा क्या है, उसके पैसे को लुटाता है। लेकिन एक चीज था कि हम लोग कोचिंग का पैसा नहीं मिलता था। उस समय फिजिक्स की क्लास चलती थी 70 रुपए महीने, तो उसमें बीके सर भी तैयारी करते थे, हम भी उसी लाइन में थे। तो ये हुआ, पिताजी से बोला गया कि यार 70 रुपया महीना अगर दे दोगे तो फिजिक्स पढ़ लिया जाएगा, बस उतने में हम लोग एमबीबीएस कर ले जाएंगे। हो गए 70 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से लाए? 1500 वो दे, 70 और कहाँ से क्या है? अपने से पढ़ो। देखो आईएएस पीछे जो बनते हैं वो अपने से पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, और हम अपने से पढ़ते 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 रह गए। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, हम लोग भी उस लाइन में पहुंचे। लेकिन जहां उसमें सीटें बहुत कम होती थी, यूपी में मुश्किल से 100-110 कुछ सीटें थी एमबीबीएस की, हमारे समय सीट ही नहीं थी। और इतनी मारामारी जिसका कोई जवाब। 200 नंबर, हम लोग के यहाँ 1200 होता था पहले, 1200 नंबर का होता था। हिंदी भी आता था उसमें एग्जाम में, मेडिकल की तैयारी में हिंदी भी आता था। जो डॉक्टर उस समय के हैं वो जानते हैं कि 1200 नंबर का पेपर सीपीएमटी का होता था, सीपीएमटी बोलते थे उसको हम लोग। 1200, उसके बाद फिर 200 का हो गया।
जब 200 को हुआ, एक एग्जाम मैंने 200 वाला भी दिया था, उसमें 136 मार्क्स आए थे हमारे, बिना तैयारी की। फिर मैंने कहा कि यार फिजिक्स अगर पढ़ लेते तो हमारा काम बन जाता, क्योंकि अपने से तैयारी करते थे सेल्फ। पिताजी ने कहा नहीं, वो डॉक्टर फॉक्टर सब क्या है, बेकार है, डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना चाहिए, कुछ और बनो, आईएएस बन जाओ, प्रिंसिपल बन जाओ। बस अपने लक्ष्य बदलते गए और फिर अंत में क्या हो गया, टर 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 मीन्स क्या, मास्टर मास्टर टर टर कर रहे हैं। और तब से हर साल क्या होता है, टर टर, और यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं। लेकिन फिर भी लाइफ ठीक है, अच्छी चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर से जो हम बनना चाहते थे, हमें वो मौका नहीं दिया गया। फिर हमने अपने दोनों भाइयों को, हम लोगों ने कहा नहीं, डॉक्टर बनना चाहिए, दोनों को डॉक्टर बनाया। लेकिन छोटा वाला बहुत बदमाश, अब एमबीबीएस करने के बाद कह रहा है एमबीबीएस नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, आईएएस बनेंगे। 5 साल पढ़ाने के बाद हमारी मेहनत अब किस पर जा रही है, अब आईएएस बनेंगे। फिर हमसे पैसा लेना शुरू कर दिए, जबकि 1.25 लाख कमा रहे थे। अब वो पैसा खूब उड़ाए अपना, उसके बाद कहें हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन तैयारी करने का पैसा आपको देना है, हमको भैया ले जाए। तो हम लोग टर टर करते करते कहाँ पहुंच गए, टर हो गए। तो ये होता है, इसलिए मैंने कहा थरिये बात खाबो अगर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सवाल नहीं लगी। इसलिए भोजन कम लो। पेट में अगर भूख लगी रहेगी तो वो भूख हर डायरेक्शन में लगेगी। पढ़ाई की भूख होगी, अभी ना कहो दूसरों भूख है कि नहीं, आई टॉनिक, उसकी भी भूख, क्योंकि आई टॉनिक जो होता है वो इंसान को क्या होता है, कमजोर बना देता है। या तो फिर आई टॉनिक बड़ा सपोर्टिव हो, और सपोर्टिव होता नहीं, यहां पर कंपटीशन चलता है, जो आपके साथ है वो आपको काटने की जिद में लगा हुआ है, वो आपको आगे नहीं जाने देना, क्योंकि कंपटीशन है। 15 लाख बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं और सब एक दूसरे को काटने के चक्कर में लगे हैं कि ये ज्यादा ना झेल पाए। अभी देखो, कल एक फोन आया था मेरे पास इलाहाबाद, वहां से लखनऊ, कानपुर में गया है बच्चा, ये फैजाबाद का है। उसके गार्जियन ने फोन किया, साहब ऑनलाइन आपके यहाँ अगर चल रहा हो तो मैं बच्चे को ज्वाइन करा दूं, बहुत परेशान हो गया। हमने कहा वहां पढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है आपको, कहीं साहब कुछ नहीं समझ पा रहा और 2 साल से समय बर्बाद हो रहा है। हमने कहा ऑनलाइन ज्वाइन कराओ, लेकिन पैसा हमके वहां ज्यादा लगेगा, क्योंकि कानपुर में जितना लगा है उसकी ज्यादा फीस है, क्योंकि वहां 1000 की भीड़ में पढ़ते हो और यहाँ 1000 वाली क्लास नहीं होती, यहाँ लिमिटेड बच्चों की क्लासेस है, तो उसमें पैसा लगेगा। तो हो सकता है कल या परसों से ज्वाइन करें। रहेंगे कहाँ, कानपुर, पढ़ेंगे कहाँ से, जब यहीं पढ़ेगा रहा तो कानपुर जाके कहे बैठा बनवास में, दाल भात चोखा कर रखो वो हुआ। ठीक, एक लड़का हमारे पास मॉर्निंग पे जो पढ़ता था कोटा से, अभी जल्दी शुरुआत में पढ़ रहा था, रहते थे कोटा, पढ़ते थे हेलो डॉक्टर। अभी उनको मैंने बहन किया, हमने कहा यार वहीं तो पढ़ लो यार, जब कोटा गए हो वहीं पढ़ लो, यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है। रहने वाले कहाँ के हैं, शायद हरदोई या कहाँ के हैं, भगवान, ऑनलाइन में कनेक्ट। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं, इसलिए आप अपने समय को पहचाने, दाल भात चोखा से निकलिए। ठीक है, थोड़ा सा पेट को क्या दीजिए, पेट को कहिए कि तू भूखा रहेगा, जब वो भूखा रहेगा तभी आप पढ़ाई करोगे, ब्रेन हेल्दी रहे और काम करते रहे। मैं ये नहीं कहता हूं कि इधर उधर देखना पाप है, देखते रहिए, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए क्या रहिए, आप अलर्ट रहिए, क्योंकि सफल होने वाला इंसान जो होता है वो जो भी कुछ करेगा वो क्या होगा, नियम बन जाएगा। और असफल वाला रोज हनुमानगढ़ी पर पूजा करत हुए और केहू मन में नहीं करे, कहीं साहब ढोंग कर रहा था, ये है कि नहीं। तो इसलिए आपको जो है दाल भात चोखा से बाहर निकलिए, पढ़ाई करिए। पंकज भाई, हाँ, दाल भात चोखा से बाहर निकलिए। चलिए आप मैडम ले लीजिए अटेंडेंस। दीप्ति शायद ऑनलाइन है, नहीं ऑनलाइन नहीं है। हर्ष अपने पर मन लेना, अच्छा लड़का है। 31 को पार्टी है यार, फील्ड में अमित शाह आ रहे हैं। ठीक है मैम, जाएं। तो कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की कंडीशन, पोटेंशियल की बात चल रही थी, मैंने पोटेंशियल में कितना लेक्चर आपको सुना दिया। जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए और कभी भी कंसेप्ट को रट्टा नहीं मारना है, जो रटेगा वो पिटेगा, ठीक है, सवाल नहीं हल होगा उससे। तो आप मुझे एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट भी मान सकते हैं,
लेकिन मैं लेबोरियस नहीं था। लेबोरियस का मतलब होता नहीं कि लोग लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मैं इससे बहुत भागता था। मैं सोचता था यार ये कितना पढ़ते हैं, जैसे बीके सर बहुत लेबोरियस, तो भैया बैठ गया तो 10-10 घंटा उठबे नहीं करे, सारा काम हमसे करवाएं, खाना बनाओ, रोटी बनाओ। तो हम भी कहते थे यार तू पढ़ो, हम रोटी खाना बनाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं केवल और केवल 1 घंटे 2 घंटे में विश्वास रखता था, और घोटे रहते थे, घोटे रहते थे, घोटे रहते थे। हाँ, हम कहे भैया मेरे बस की बात नहीं है, इतना मेहनत करना मेरे बस की बात नहीं है। हम बहुत कम में बहुत ज्यादा चाहते हैं। और उसके लिए क्या हो, इफिशियंसी हमारी क्या थी? हमारी इफिशियंसी नीटा जो हमारा था वो 100 था, कि जौन पढ़ब बिल्कुल सॉलिड, फिर उसमें इब्बट नहीं, भले हम 2 घंटा पढ़े, ये नहीं कि दिखाने के लिए पूरा लगे हैं बिल्कुल 24 घंटा घोटो घोट, किताब खुली है लेकिन किताब में शब्द के अलावा कुछ और नजर आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नजर आना चाहिए, उसका भी समय होता है पंकज भाई। जब समय है तो नजर आए। जो काम करिए पूरी शिद्दत से करिए। पढ़ाई करिए तो उसमें पढ़ाई ही करिए, पढ़ाई करिए तो उस समय पढ़ाई ही करिए। लाखैरई करने का मन है तो उतने समय तक लाखैर पर अच्छा करो जिसमें सफलता मिले। अब पता लगा लखैरपन भी किया, सफल तो नहीं पाए हो, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो करिए परफेक्ट करिए। और वही बच्चा क्या होता है जो हर डायरेक्शन में मल्टी टैलेंटेड है, सफलता उसी को मिलती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। मल्टी टैलेंटेड जो है वही सफल हो रहा है। और जो बुकिस है उसको सफलता दसियों साल तक नहीं मिलती। बुकिस बच्चा कभी सफल नहीं होता। रटो जितना रटना हो, कितना रटोगे, जौन तू रटबो वो एग्जाम में आवे न करे, जौन हम पढ़ाई थे वो सवाल एग्जाम में आवे न करे। सोचो साथ क्या जाएगा, कंसेप्ट जाएगा। कंसेप्ट मेरे से लीजिए और अच्छा करिए। सवाल 5 यार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन पता लगा पढ़ ही नहीं रहे ढंग से, समझ ही नहीं रहे कि नीटा क्या है, ईटा क्या है, ईटा नीटा ये सब क्या है, फार्जी चीजें हैं। तो चलिए सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल आपको मैंने बता दिया है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, उसमें ढेर सारी चीजें, H2SO4 का भी बताया गया है कि HSO4 क्या करेगा, वोलियम बनाएगा तो क्या करेगा, वो सारी कहानियां। जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा मेरे से। इसके बाद सेकंड लॉ क्या कहता है, चलो बोलो, जो रट्टा मारे हैं वो बोले। फैराडे का सेकंड लॉ, अगर सेम इक्विवेलेंट चार्ज किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से पास करोगे तो उसका सेम इक्विवेलेंट बनेगा। ठीक, यानी सेम इक्विवेलेंट ऑलवेज प्रोड्यूस सेम इक्विवेलेंट। बस यही है क्या, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो लिखें, सेकंड लॉ, सेम इक्विवेलेंट ऑलवेज प्रोड्यूस सेम इक्विवेलेंट। बस यही था आपका। अब जैसे समझो, जैसे मान लिया जाए कि सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम के लिए 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से पास किया जाए, तो उसमें आपको जो अमाउंट डिस्चार्ज हो रहा है, मान लो मेल्ट ही है। जैसे क्वेश्चन देखो, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। क्लियर? यहां मैंने कहा यहां लगाओ, यहां लगाओ समझने के लिए। ये देखो कनेक्ट कर दिया, छोटका डंडा बड़का डंडा, ये देखिए। ठीक, यहां मैंने मेल्ट लिया है NaCl का, यहां मैंने मेल्ट लिया है MgCl2 का, यहां मैंने मेल्ट लिया है AlCl3 का। हमने कहा इन तीनों में पास करेंगे क्या, 5 एम्पियर 1000 सेकेंड। यहां भी एम्पियर 1000 सेकेंड, कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं। यहां भी क्या, एम्पियर 1000 सेकेंड। हमने कहा जो इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा सोडियम का, कहां पर,
कहां पर? कैथोड पर। यहां डिपॉजिट होगा मैग्नीशियम का, कहां पर? कैथोड पर। यहां डिपॉजिट होगा एल्युमिनियम का, कहां पर? कैथोड पर। हमने कहा पता करो क्या होगा, तो आपने कहा साहब Na प्लस जाएगा तो Na हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा इस वाले में चेंबर नंबर 1, चेंबर नंबर 2, चेंबर नंबर 3, तीनों की इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं। हमने कहा पहले वाले में ये हो रहा होगा। आपने कहा इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा? 1। हमने कहा पता करो इसका इक्विवेलेंट वगैरह कैसे आएगा, तो आपने कहा इसका जो मोल होगा, मोल, ठीक है, यानी इसका जो मोल होगा एन सोडियम क्या होगा? आपने कहा 96.5 1000 अपान 1 इंटू 96,500। क्लियर? आपने कहा 1, इसके 1 मोल आए। क्लियर? आप जरा इसका चेक करो, नंबर 2 वाले में यहां पर Mg प्लस प्लस होगा। क्लियर? क्या जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका बैलेंसिंग फैक्टर 2 आया। क्लियर? इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना आया? 2 आ गया। हमने कहा इसका मोल पता करो N, तो आपने कहा साहब बस बैलेंसिंग फैक्टर ही चेंज हो रहा है, तो इसका मोल आएगा 1/2। क्लियर? आपने कहा साहब यहां क्या होगा? आपने कहा यहां पर तो Al+3 जा रहा होगा, किसमें? यहां पर इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा? 3। आपने कहा मोल कितना होगा इसका? 1/3। कोई डाउट किसी को? अब क्वेश्चन ये है कि हमारे मोल तो डिफरेंट हो गए। देखो ध्यान से, सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम के लिए तीनों में पास किए, तो मोल तो अलग अलग आ गए। क्या इनके इक्विवेलेंट सेम है? इक्विवेलेंट सेम है, ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। कैसे निकालते हो आप? कैसे निकालते हो? देखो, जो इक्विवेलेंट निकलता है वो कैसे आता? मास अपान उसका क्या? इक्विवेलेंट मास। ये करते हो? अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको निकालता हूं कि इसके कितने इक्विवेलेंट होंगे, इसका पहले वाले में, यहां पर इक्विवेलेंट पता करो, तो इसका मास कितना होगा? 1 मोल है, तो मास कैसे आएगा? फार्मूला मास इंटू नंबर ऑफ मोल, यानी 23 ग्राम। बोलो, इसका मतलब इस केस में अगर हम इक्विवेलेंट देखें, इक्विबिटी ऑफ एनी, या आप कर लो इक्विवेलेंस, कितने इक्विवेलेंट आएंगे सोडियम के? तो आपने कहा इसका मास कितना है? 23, क्योंकि मोल से हमें मास मिल गया, और अपान इसका क्या करेंगे? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना होगा? फार्मूला मास अपान बैलेंसिंग फैक्टर, तो फार्मूला मास तो इसका 23, अब बैलेंसिंग फैक्टर कितना था इसका? 1, तो कितने इक्विवेलेंट आए? 1 इक्विबिटी। सोडियम का एक इक्विवेलेंट हमारा यहां पर डिपॉजिट हुआ है। हमने कहा इसका पता करो, इसका क्या है? आधा मोल है। आधा मोल को मैग्नीशियम के फार्मूला मास से गुणा करो। फार्मूला मास मैग्नीशियम कितना होता है? 24। एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24, तो 24 को अगर 1/2 से तुम गुणा करोगे तो कई ग्राम बनेगा? ये 12 ग्राम, यानी इसका मास कितना आ गया? 12 ग्राम आया। हाँ या ना बोलते चलना भैया। अब इसका मैंने कहा इक्विवेलेंट कितना आएगा? आपने कहा इसका मास 12 बटे इसका फार्मूला मास, आपने कहा 24 बटे इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना? बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 2। और 2 को जरा ऊपर ले जाओ, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 12 दूना 24, और 24 बटे 24 कितना? 1 इक्विवेलेंट। सोडियम का एक इक्विवेलेंट, मैग्नीशियम का एक इक्विवेलेंट। इनकी बात कर लो, इनकी बात करो। एल्युमिनियम का मोल कितना आया है? 1/3। फार्मूला मास एल्युमिनियम का कितना होता है? 27। 27 को 1/3 से गुणा करो, कै ग्राम? 9 ग्राम। और अगर 9 ग्राम बना तो इक्विबिटी
ऑफ एन कितना आएगा 9 बटे इसका फार्मूला मास 27, बैलेंसिंग फैक्टर 3, यही तो था, तो 3 को ऊपर ले जाओ, तो 27 बटे 27 कितना, अगर सेम चार्ज सेम टाइम के लिए 3 इलेक्ट्रोलाइट के मेल्ट से पास किया जाता है तो इसके जो डिपॉजिट होंगे वापस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट, बराबर, कोई दिक्कत। यही आपका फैराडे की कक्षा का दूसरा नियम था। मोल डिफर कर सकता है, ग्राम डिफर कर सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट कभी डिफर कर ही नहीं सकता। क्लियर? तो फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलिसिस का यही था। अब इसके बाद हम आपको बैटरी समझाएंगे, बैटरी कैसे होती है, उसके एनोड कैथोड रिएक्शन आपको मेमोराइज रखना है, किसमें क्या यूज होता है, वो सारी चीजें बता देते हैं। बस आपका टॉपिक आज आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एफिशिएंसी सेल की सब में सेम है, यानी 100%। आपसे इससे ज्यादा टफ सवाल और नहीं पूछेगा। बाकी इसमें तो बहुत कुछ है पढ़ने का, लेकिन वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है। बैंक, इलाहाबाद में हम लोग छत पे शाम में 2-2, 3-3 घंटे बिता देते थे। अगर कुछ ठीक ठाक मामला बन गया तो 2-2, 2.5 घंटे। नहीं मतलब इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर क्या होते थे, लॉज होते थे, लॉज, बड़े बड़े लॉज, उसमें सब लड़के रहते थे, तो आसपास के घर वाले तंग हो जाते थे बिल्कुल। भाई कुछ कह भी नहीं सकते, हम लोग किराए पर रहते हैं, भाई हम कुछ भी करें, अपनी छत पे मत आओ आप। और कहीं अगर बकरा पार्टी हो गई किसी दिन, तो जितनी हड्डी होती थी उसकी, अगल बगल के जितने पंडित होते थे सबके घर में जाती थी, छत पे खाते थे, सब फेंक देते थे, ले जा भाई। कौन पता, अब रात में सब खा करके फेंक दे, सुबह उठो अपना चिल्लाओ, है? तो स्टूडेंट लाइफ जो थी वो क्या थी, बहुत अच्छी थी। अब क्या है, अब तो जिंदगी क्या हो गई, नॉन तेल लकड़ी में बीत रही है। सब्जी नहीं है, बच्चे को स्कूल छोड़ो, है, बच्चे को नहलाओ। मैं सुबह नहला के आया हूँ बच्चे को अपने। हाँ भाई, आज मेरी ड्यूटी थी कि बच्चे को नहलाना, हमने कहा ठीक है नहला देता हूँ, नहीं नहलाऊंगा घर से भगा दिया जाऊंगा, है? नहीं रोज नहीं लाते, हमारा हमारा बेटा बहुत समझदार है, रोज नहाता भी नहीं है। हाँ, हमारी वाइफ कहती है बच्चे बिल्कुल आप पर गए, हमने कहा वो तो जाएगा ही। हमने कहा क्या दिक्कत है, कहीं ये सब स्कूल में जाते हैं तो महिला मित्र के बगल ही बैठते हैं। हमने कहा मेल मेल होगा तो फीमेल के बगल में तो बैठेगा, मेल मेल कहाँ होता है। आप आर्ट की पढ़ी हो, पीएचडी की हो, आपको अकल ही नहीं है। इलाहाबाद अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं नहीं है। अब वहां पर टेट, सुपर टेट, दरोगा, पुलिस, इसकी तैयारी होती है। अपने अयोध्या में देखो, दरोगा पुलिस की तैयारी करने वाले कितने बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि सब हाई स्कूल पास होने के बाद में पुलिस बनने चले जाते हैं। हाँ, पुलिस देखे रहते हैं, पुलिस बनते रहते हैं। आप डॉक्टर इंजीनियर के लिए वही आएगा जिसके पास पोटेंशियल होगा ना, अंदर दम होगा तभी तो पढ़ाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस सीखनी पड़ती है। सजेल, प्रांजल स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? क्यों भाई, यस सर। स्कूल जाते हैं आप? सर अभी तो नहीं जा रहे हैं सर। तब से तुम स्कूल ही नहीं गए? नहीं सर एग्जाम के साथ थोड़े दिन बाद से। अच्छा अच्छा, ओमिक्रॉन नहीं, फोमिक्रॉन, कोई सिलसिला नहीं। वो सिलसिला ऐसा है कि वो बहुत कमजोर सिलसिला है।
कहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, हमारे ऑनलाइन क्लास में जो लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग भी किसी किसी दिन पढ़ते हो, तो ऑनलाइन क्लास में उतना ही मजा आता है जितना ऑफलाइन में आता है? कहूँ पढ़ो का गजब ट्यूनिंग है यार। अच्छा चलिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक का अंतिम। कहा यार, क्या यार मजाक करते हो? चलो अब बात करते हैं बैटरी की। एक पिक्चर थी जिसमें बैटरी बुलाते थे लोग, बैटरी पक, हाँ टार्जन नहीं, किसी में था जो छोटा सा बच्चा था, उसको बैटरी कहते थे लोग। पिक्चर नहीं देखते हो ना तुम लोग? पिक्चर देखा करो। हाँ याद नहीं करते? तब कब याद करो, कुछ तो याद करो। जैसे हमको देखो, मैं सप्ताह में एक दो वेब सीरीज निपटाता हूं। करण जौहर की, करण जौहर खुद अच्छा नहीं है, हैं? बताओ यार तुम कैसे इंसान हो भैया? अगर ऐश्वर्या रैंक लगाए हो तो कुछ समझ में आओ। इनका फेवरेट है। देखो हर्ष ने ले लिया मजा। चलो नहीं, देखिए बैटरी क्या होती है भाई, बैटरी, बैटरी उसमें मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, उसमें लोग उसको बैटरी बैटरी कहते थे। हाँ तेरी इडियट में तो नहीं है? हाँ उसमें बैटरी बैटरी बोलते हैं उसको। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। कॉम्बिनेशन होता है जो सेल का, उसे बैटरी कहते हो आपका, ठीक है? इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की होती हैं बैटरियां। कौन कौन सी? एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी बैटरी। ठीक, प्राइमरी जो होती है ये आपका नॉन रिचार्जेबल, ये आपका चार्ज नहीं होती है। नॉन रिचार्जेबल, दैट मीन्स यूज एंड थ्रो। इसका बढ़िया एग्जाम्पल बोलो आप। हाँ प्राइमरी सेल के कई हम अभी आपको बताएंगे। प्राइमरी सेल में जैसे ड्राई आप लेते हो, देखो इसके और भी कर सकते हो, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। एग्जाम्पल है वो उसका। इसमें आप जो है दो यूज करते हो, एक होता है ड्राई सेल, जो आप उसमें यूज करते हो। आ, हाँ नहीं, घड़ी में तो कुछ और भी यूज होता है। उसमें आप यूज करते हो क्या, कौन सी जो टार्च वार्च में यूज नहीं होती है, ट्रांजिस्टरों जो लागत है, हाँ वो भी है इस प्रकार से। तो वो ड्राई सेल है। ड्राई सेल में आप इसको कहते हैं लेक लांचे सेल। इसका एनोड और कैथोड रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। एवर रेडी, हाँ बिल्कुल सही। और दूसरी एक होती है, वो होती है बटन सेल। बटन सेल ये कान वान में जो लगाते नहीं सुनने उनने के लिए, उसमें यूज करते हैं, ठीक है? उसको बटन सेल कहते हैं, जिसमें आपका जिंक अमलगम यूज होता है। हाँ अरे जो लागत कनो यार, वहां बैटरी जो लागत है। हाँ और इसमें जो आप यूज करोगे, देखो बेसिकली इनके नाम, इनके एनोड और कैथोड के रिएक्शन जो एनसीईआरटी में लिखे गए हैं वो बिल्कुल लर्न होना चाहिए, उसमें हम कुछ आपको अलग से नहीं सिखाएंगे। सेकेंडरी बैटरी में आप क्या यूज करते हो? सेकेंडरी बैटरी का मतलब होता है रिचार्जेबल, इसको आप रिचार्ज कर सकते हो, रिचार्जेबल बैटरी है।
वो क्या है, ड्राई सेल में लेक्लांसे सेल, स्पेलिंग देख लेना, LEC शायद होगा, लेक्लांसे सेल। और बटन सेल आपका जो होता है वो हियरिंग डिवाइस में लगता है, जो कान वान में सुनने के लिए लगते हैं। यहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं, सबसे बढ़िया बैटरी जो हमारे घरों में यूज होता है, लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज बैटरी, इन्वर्टर वाली, हाँ इन्वर्टर बैटरी, इन्वर्टर बैटरी। और दूसरा हमारा होता है नंबर 2, आप इसको कहते हो NiCd, निकिल कैडमियम सेल। और इसके बाद आप और क्या बोलते हो, तीसरा आप बोलते हो फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, ठीक। और आप कहते हो एक और यूज होती हो सकता है एनसीईआरटी न दिया हो, निकिल आयन बैटरी, हाँ सॉरी निकिल नहीं, लिथियम, बिल्कुल लिथियम आयन। ये है आपके सबके कैथोड और एनोड रिएक्शन तुम्हें आनी चाहिए कि कहां पर एनोड कौन सी यूज है, कैथोड कौन सी यूज है, बिल्कुल रट्टा काम चलेगा यहां, ठीक है। जिसमें से लेड स्टोरेज में आपको बता देता हूं, लेड स्टोरेज में क्या स्थिति बनती है इन्वर्टर वाली। देखो जैसे ये चेंबर है तुम्हारा, ये होता है प्लास्टिक की केबिन। अगर मैं बात करता हूं लेड स्टोरेज की, प्लास्टिक केबिन होती है और इसमें हम लोग ऐसे प्लेट लगा देते हैं, इस तरह से ऐसे लगा देते हैं प्लेट। ये हमारा है पीबी और ये हमारा है PbO2, यानी एक इलेक्ट्रोड का मटेरियल लेड है और दूसरे का मटेरियल क्या है, PbO2। इसी प्रकार से ये भी क्या होगा, पीबी अल्टरनेट, ये भी क्या होगा PbO2, और इसमें भरे होते हैं क्या, H2SO4, ठीक। अब देखो कनेक्शन कैसे मारेंगे इसका, आप समझ गए, इसमें कनेक्शन कैसे मारेंगे, ऐसे। और पंकज भाई यहां पर ला करके ये आपका क्या है, ये बल्बवा है, जलेगा, ठीक। यही आपका लेड स्टोरेज बैटरी। यहां पर देखो जो हमारा एनोड है वो हमारा ये है पीबी। रिएक्शन कैसे होता है इस पर, पीबी प्लस H2SO4, ध्यान से देखो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इससे क्या बना लिया, PbSO4, और प्लस क्या निकल गया, H2। जो भी नहीं गलत हुए, हमसे क्या लेने देना, H2O, हाँ क्या निकलता है, H2, H2, H2। आप ध्यान से देखो यहां जीरो था, यहां क्या हुआ, +2 पे गया। इसका मतलब जीरो से +2 पे क्या हुआ, इसका 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपके एनोड रिएक्शन है, ऑक्सी, बस यही याद रखना होता है ऐसे ऐसे। और फिर आपने कहा कैथोड का हुए, आपने कहा PbO2 प्लस H2SO4, क्या बनेगा, PbSO4 और प्लस H2O। यहां पर बैलेंस कर लेंगे आप इसको। यहां देखिए किस पे था ये, +4, यहां कहां गया, क्या हुआ है इसमें, क्लियर। इस तरीके से ये हमारे लेड स्टोरेज बैटरी का क्या है, रिएक्शन, एनोड और कैथोड रिएक्शन, कुछ नहीं करना है। लेड स्टोरेज बैटरी देखो कितनी आसान सी है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। और जो आपकी जो ये बैटरियां हैं निकिल कैडमियम, ये कहां यूज होता है हमारे, निकिल कैडमियम कहां यूज करते हैं,
कैमरा वैमरा जानते हो, कैमरा वगैरह, उसकी जो बैटरियां होती हैं काफी, क्योंकि कैमरे में बैटरी लगी होती, चार्ज करते हैं आप, ठीक है, रिचार्जेबल वो भी होती है, तो काफी महंगी होती है, ये सब होती है। हाँ, इसी प्रकार से लिथियम आयन, ये बहुत महंगी बैटरी है, ये भी बड़ी महंगी बैटरी होती है। ये मोबाइल फोन में लिथियम बैटरी आप देखते नहीं हो, जो इनबिल्ड होती है लिथियम बैटरी, हाँ, जो लगी होती मोबाइलिया में, वो यही है, बड़ी महंगी होती है। इसकी भी कास्ट बहुत ज्यादा आती है, इसीलिए हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। ये वाली हमारी क्या है, बहुत उपयोगी है, इन्वर्टर वाली। देखो रिएक्शन चलता रहेगा, एनर्जी मिलती रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करके चार्ज भी करते रहेंगे इसको, ठीक। और जो हमारी फ्यूल सेल है, उसमें क्या होता है, उसमें हम H2 और O2 और क्या कहते हैं मेथेन, इसको पास करके जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको कहाँ यूज करते हैं, फ्यूल सेल को स्पेस वगैरह में, अपोलो स्पेस, यहाँ सब आप यूज करते हो, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको भी हम रेन्यू करके यूज कर लेते हैं, पानी वानी। तो इनके भी आपके डायग्राम आपके उसमें एनसीईआरटी में क्या है, बने हुए हैं, आप देख डालेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका लास्ट टॉपिक होता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है मेटल का लॉस। मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं, उसका वो आपका जो है किसी पॉइंट पर एनोड की तरह काम करता है और किसी दूसरे पॉइंट पर कैथोड की तरह काम करता है। जैसे आयरन की रॉड, आयरन की रॉड क्या होती है, जब नमी के संपर्क में आता है, नमी, नमी क्या होती है, H2CO3 मॉइस्चर, H2O है और CO2 है, क्या बना लिया, H2CO3, ये प्रोड्यूस हुई किसी पॉइंट पर, और दूसरे पॉइंट पर आपका Fe एटम है, वो आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज किया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, और उधर आपका जो मॉइस्चर था वो आपका रिड्यूस हो गया, और दोनों जो थे आपके Fe पॉजिटिव और मॉइस्चर से जो प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोक्साइड आयन या इस प्रकार से, उनसे रिएक्शन करके क्या बना लिया, रस्ट। और इस तरीके से लोहे की जो पपड़ी है ऊपर से, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, रस्ट के रूप में गायब होती जाएगी, और मेटल क्या हो जाएगी, कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है। इसलिए मेटल खत्म ना हो, वहां भी रिएक्शन आपको याद रखना है, मेटल खत्म ना हो उसके लिए हम उस पर क्या करते हैं, लेस एक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि लेस एक्टिव मेटल क्या होगा, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा ही नहीं, और उसके नीचे कौन है, मोर एक्टिव, तो मोर एक्टिव बचा रह जाता है। आपने कभी देखा होगा कि घरों में ग्रिल वगैरह जो लगवाई जाती है, वो गैल्वेनाइज्ड लेते हैं हम लोग। गैल्वेनाइज्ड क्यों, क्योंकि उस पर क्या है, लेस एक्टिव मेटल की कोटिंग हुई है, जिससे वो लोहा जल्दी से खराब नहीं होगा। और उसके बाद पेंट करते हैं, पेंट कर दीजिए, तो पेंट कर देंगे तो एयर की जो मॉइस्चर है वो डायरेक्ट संपर्क में उसके नहीं आएगी, तो इसलिए वहां पर क्या होगा, वहां पर भी रस्ट नहीं बनेगा, और हमारी जो मेटल है वो सुरक्षित रहेगी। तो ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में है। लेड स्टोरेज मैंने आपको यहाँ भी बता दिया कैसे क्या होती है। इनको कभी कोई पूछता है, जनरली इसको सब लोग बोर्ड एग्जाम में रट्टा मारते हैं, इसलिए यहां से केवल एनोड क्या है, कैथोड क्या है, उस पर कैसे रिएक्शन चलते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं। इस तरीके से ये टॉपिक आपका क्या हो जाता है, समाप्त। किसमें, डिस्टिल्ड वाटर, जिससे ये कंसंट्रेट ना होने पाए। डिस्टिल्ड वाटर, अगर जनरल वाटर डालोगे तो रिएक्शन भी चांस होते हैं, बैटरी खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है, प्लेटें गलने लगेंगी, और एक समय के बाद प्लेट क्या हो जाती, खराब नहीं होती बैटरी की, फिर कहते हैं साहब ये बैटरी खराब हो गया, वो बदलो, ठीक है। हाँ, फ्यूल सेल में भी जो डायग्राम बनाया गया फ्यूल सेल का, फ्यूल सेल में कुछ खास नहीं, आप डायग्राम ऐसे बना सकते हो। देखो ऐसे चेंबर बनाओ, ये लगाओ, ठीक, और इधर से पास करो O2 और इधर से पास करो H2, और ये आपकी क्या है, ठीक, इसमें ये पोरस है, पोरस, और इसमें क्या हमने डाल रखा है, प्लेटिनम, पीटी पाउडर, ये डाल रखा है दोनों में, ये भी पोरस है। इधर से O2 अंदर आएगी, इधर से H2 अंदर आएगा, और अंदर बने का पानी, और इस रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमारे करंट में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपकी फ्यूल सेल है, यानी H2O2 CH4 ये यूज करते हैं। और जो पनिया अंदर बंद हुआ है
उसको चूंकि स्पेस में पानी वानी मिले ना, तो इसी को यूज करते रहते हैं। ये आपकी फ्यूल सेल है। कोई दिक्कत है क्या? देखो कितना आसान है। अब तुम्हारी किताब में सजा सजा के डायग्राम बनाए, उसका कोई मतलब थोड़ी है। डायग्राम रट्टा नहीं मारना है, डायग्राम को आप ऐसे समझो। क्लियर? आप कोई डाउट किसी को? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज की डेट में होती है समाप्त। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई डाउट होगा तो वो मेरे से पूछ सकता है।